हमारे एक विद्यार्थी ने हमको ये प्रश्न भेजा है जिसमें धारा I1, I2 और I3 की वैल्यू ज्ञात करनी है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके के सवाल बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये किरचॉफ के द्वितीय नियम से सॉल्व होते हैं। इस तरीके के सवाल अक्सर बोर्ड परीक्षा में आ जाते हैं। इसमें हमको धारा I1, I2 और I3 के मान ज्ञात करने हैं। इसमें किया क्या, हमने दो बंद पास ले लिए। पहला वाला बंद पास ये B, A, F, C और दूसरा बंद पास C, F, E, D, C। डियर स्टूडेंट्स, जो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा E, ये जो किरचॉफ का दूसरा नियम है इसके अनुसार किसी भी वैद्युत परपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग परिपथ में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी हम किरचॉफ के द्वितीय नियम का इस्तेमाल करते हैं तो एक चिन्ह परिपाटी यूज होती है और उस चिन्ह परिपाटी के अनुसार जब तक हम किरचॉफ के द्वितीय नियम का इस्तेमाल करते समय धारा की दिशा में चलेंगे तो चिन्ह पॉजिटिव लेंगे और जब हम धारा के विपरीत चलेंगे तो चिन्ह को नेगेटिव लिया जाता है। ठीक इसी तरीके से किरचॉफ का दूसरा नियम इस्तेमाल करते समय जब हम किसी सेल से गुजरते हैं तो अगर हम ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर गुजरें तो चिन्ह धनात्मक लेंगे और यदि हम धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर गुजरते हैं तो चिन्ह को ऋणात्मक लिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक बात देखिए, इसमें किरचॉफ का प्रथम नियम भी इस्तेमाल होगा। यहाँ पे आप देखिए धारा है I1 और यहाँ धारा I1 ही आई और उसके बाद यहाँ पर इधर I2 और ऊपर चली गई I3। किरचॉफ का जो पहला वाला नियम है जिसे हम संधि का नियम या फिर धारा का नियम कहते हैं, KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, उसके अनुसार संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम इसी को देखते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम से। संधि C पर I1 बराबर हो जाएगा I2 प्लस I3। इसको हमने समीकरण दे दिया 1। ये काम आएगा अभी थोड़ी देर में। अब देखिए बंद पास BAFCB, बंद पास BAFCB में किरचॉफ के द्वितीय नियम से एक बात हम आपको बताएं, हमने बंद पास यहाँ से क्यों नहीं लिया AFCBA, ज़्यादा इजी था। अगर ले लें तो गलत नहीं है, बस थोड़ी सी सहूलियत क्या यहाँ से रही कि जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो चिन्ह धनात्मक होता है, तो यहाँ धारा इधर जा रही तो पहला ही चिन्ह हमारा ऋणात्मक नहीं होगा, यानी कि पॉजिटिव हमको मिला है। बस इसके अलावा और कोई बात नहीं। अगर आपकी जिद हो कि हम तो यहीं से चलेंगे AFCBA तो चल सकते हैं, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तो अब आप देखिए पहले राउंड में हम क्या देखते हैं, इसमें धारा और प्रतिरोध किरचॉफ के दूसरे नियम का इस्तेमाल जब भी करते हैं किसी बंद पास में तो हमको 2 राउंड घूमना पड़ता है। पहले राउंड में धारा और रेजिस्टेंस देखते हैं और दूसरे राउंड में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल। यहाँ धारा है I3 और प्रतिरोध है 3 ओम, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3I3। 3 जो है आगे वाला प्रतिरोध है और धारा है I3। सेल को अभी देखेंगे नहीं तो हम यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से अब हम यहाँ जाएंगे, लेकिन धारा हमारी इधर आ रही, धारा के विपरीत जा रहे हैं तो चिन्ह हो जाएगा निगेटिव, यानी कि -2I2। ये 2 जो है वो रेजिस्टेंस है, इज इक्वल टू। दूसरे राउंड में फिर हम यहीं से चलेंगे जहाँ से पहले राउंड में चलते हैं, दूसरे राउंड में वहीं से चलना पड़ता है विद्युत वाहक बल को देखने के लिए। केवल एक सेल है और उसको भी हम ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जाएंगे, कैथोड से एनोड की ओर, जो चिन्ह पॉजिटिव यानी कि इक्वल टू 1। इसको हम दे रहे हैं समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए बंद पास CFE में किरचॉफ के द्वितीय नियम से देखिए यहाँ धारा है I2 और प्रतिरोध है 2 ओम, तो इसको हम लिख सकते हैं 2I2। धारा की दिशा में चल रहे हैं तो चिन्ह धनात्मक, यहाँ कोई नई धारा नहीं। यहाँ पर देखिए धारा है I1 और प्रतिरोध है 4 ओम, धारा की दिशा में है तो इसलिए ये हो जाएगा +4I1 इज इक्वल टू। अब आप देखिए दूसरे राउंड में देखेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। ये देखिए एक सेल है और ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 वोल्ट है तो ये 2। अब देखिए 2I2 + 4I1 = 2। हम क्या कर रहे हैं, इस समीकरण में 2 से भाग दे रहे हैं तो ये हो जाएगा I2 + 2I1 = 1। ये समीकरण नंबर 3। अब आप देखिए इनको सॉल्व करना है। ये जो 2I1 है तो हम समीकरण 1 से I1 का मान रखने पर, आपकी मर्जी है आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं, हमारी मर्जी है हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए I2 + 2 और I1 बराबर I2 + I3 = 1। तो ये हो जाएगा I2 + 2I2 + 2I3 = 1। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2I3 + 3I2 = 1। समीकरण नंबर 4। इसमें हमने I3 का स्टेप पहले लिख लिया और I2 का स्टेप बाद में लिखा। उसका कारण ये है कि हम समीकरण 2 के साथ इसका मेल जोल करेंगे तो इसमें I3 स्टेप पहले है, I2 बाद में है, इसीलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से कर लिया है। चलिए डिवाइडर खींच लेते हैं। हम I2 गायब करना चाहते हैं तो समीकरण 2 में -2I2 है और इसमें +3I2 है, तो समीकरण 2 में हम 3 का गुणा करेंगे और समीकरण 4 में 2 का गुणा करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो शॉर्ट में हम लिखे ले रहे हैं समीकरण 2
इंटू इसमें गुणा करेंगे 3 का, और उसके बाद उसको जोड़ देंगे समीकरण 4 और इसमें गुणा करेंगे 2 से। तो देखिएगा इसमें गुणा कर रहे 3 का, तो 3 तिक्का 9 I2 माइनस 3 दूनी 6, ये I3 है, I2 इक्वल टू 3। समीकरण 4 देखिए, इसमें हम गुणा कर रहे हैं 2 का, तो 4I3 प्लस 6I2 इक्वल टू 2। ये देखिए ख़त्म हो गए, 9 और 4 13, I3 इक्वल टू 3 2 5, यानी कि I3 बराबर 5/13 एम्पियर। एक कहानी ख़त्म, यानी कि I3 अब हमारे पास है। अब देखिए I3 का मान हम समीकरण 2 में ही रख रहे हैं, चाहे जहाँ रख दें आपकी मर्जी। I3 का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिएगा, ये है समीकरण नंबर 2, तो 3 और I3 है आपका 5/13 माइनस 2I2 इक्वल टू 1। 5 3 15/13 माइनस 2I2 बराबर 1, या माइनस 2I2 बराबर 1 माइनस 15/13। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 2I2 इक्वल टू 13 माइनस 15/13, माइनस 2I2 बराबर माइनस 2/13। माइनस माइनस कैंसिल, ये 2 से 2 भी कैंसिल, ये भी गए, तो I2 इक्वल टू 1/13 एम्पियर। ये देखिए I2 की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास I3 की है, I2 की है, हमको निकालना है I1, तो समीकरण 1 में I2 और I3 के मान रख देंगे। समीकरण 1 में I2 व I3 के मान रखने पर रखते हैं। ये रहा I1, तो I1 इक्वल टू I2 आपका 1/13 और I3 है ये 5/13। ये हो जाएगा आपका 1-5/13, मतलब I1 बराबर 6/13 एम्पियर। अब देखिए यही तो 3 बातें पूछी गई थी। I1 कितना है, I2 कितना है, तो आपका I1 बराबर आया 6/13 एम्पियर, I2 बराबर आया 1/13 एम्पियर, और I3 है 5/13 एम्पियर। यही चीज़ें तीनों पूछी गई थी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।